नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे पुर्तगालियों के भारत आगमन की। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर उनकी प्रशासनिक और नियंत्रण प्रणाली की क्या विशेषताएं थीं, जिसके कारण वो यहाँ पर एक विशाल सामुद्रिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो सके और किस प्रकार उस साम्राज्य की स्थापना के बाद उनका संचालन करने में सक्षम हो सके। उन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए एक-एक करके उन सभी बातों पर बिंदुवार तरीके से प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि उनका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक था। 1571 ईस्वी तक, 1571 ईस्वी जाते-जाते उनका व्यापक रूप से विस्तार हो गया था, जैसे साष्टी, बिसाई, दमन, दीव, चौल, बम्बई, हुगली, संथोमे, कोचीन। ये तो मात्र प्रमुख स्थलों के नाम हैं जिन पर इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे क्षेत्र थे भारत में, ये सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिन पर इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त सिलोन, जिसका वर्तमान नाम श्रीलंका है, या यूं कहें श्रीलंका जिसका प्राचीन नाम सिलोन था, उस पर इनका कब्जा था। अफ्रीकी क्षेत्र में इनका कब्जा था। मलक्का मंडी पर कब्जा करने के बाद पूरे दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र पर इन्होंने व्यापारिक दृष्टि से कब्जा कर लिया था। इन सभी क्षेत्रों के व्यापार पर नियंत्रण को नियमित और निरंतरता प्रदान करने के लिए, स्थायित्व प्रदान करने के लिए इन्होंने एक नीति अपनाई, दो नीतियां अपनाई। उन सभी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनके सामुद्रिक साम्राज्य को एक बात और जरूरी है समझना कि ये जहां भी गए वहां पर समुद्र तटीय क्षेत्रों, समुद्र तट के क्षेत्रों पर ही इन्होंने अधिकार करने की कोशिश की। उसके कारण थे। यदि समुद्र तट के क्षेत्र पर ये अधिकार करते तो माल को उतारने में और माल को भेजने में इनको सहायता मिलती। चूंकि उस समय तक विदेशी व्यापार काफी विकसित अवस्था में पहुंच चुका था और एक वैश्विक स्तर पर अगर लाभ व्यापार करके लाभ उठाने की बात होती तो उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित होता, क्योंकि समुद्र के माध्यम से ही वैश्विक मार्ग व्यापार किए जाते थे। इसलिए ये जहां भी गए समुद्र तट के क्षेत्रों को ही इन्होंने चुना। इनके सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो दी इंडिया कहा जाता था, भारत में जो इनके सामुद्रिक क्षेत्र थे। दूसरी बात, ये अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे, क्योंकि 1595 तक हिंद महासागर में पुर्तगालियों का एकाधिकार था। उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए। इन लोगों ने इनके साम्राज्य को काफी नुकसान पहुंचाया। उनको हम बाद के विषयों में देखेंगे। जिस साम्राज्य की स्थापना 1509 ईस्वी में, यह अलग बात है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था पुर्तगाली गवर्नर बनकर, लेकिन उसने शांत जल की नीति अपनाई, अर्थात उसने शांतिपूर्ण व्यापार को हिंद महासागर में बढ़ावा दिया। राजनीतिक दृष्टि से एकाधिकार करने की दृष्टि से अगर कोई आया तो वो पहला पुर्तगाली गवर्नर था, उसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, इस अल्बुकर्क के द्वारा स्थापित साम्राज्य
को अन्य गवर्नरों ने भी स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश की और 1571 जाते जाते एक बड़े क्षेत्र पर इनका अधिकार हुआ और अधिकार इस प्रकार हुआ कि 1595 तक हिंद महासागर पर इनका एकाधिकार कायम रहा। उसके बाद ही इस एकाधिकार को धक्का पहुंचाया डचों ने और अंग्रेजों ने। चूंकि साम्राज्य बड़ा हो गया था 1571 जाते जाते, तो उसके नियंत्रण के लिए कुछ नीतियां अपनानी जरूरी हो गई थी। इसके लिए इन्होंने 3 गवर्नरों की नियुक्ति की। पहला गवर्नर था वो गोवा का गवर्नर था। गोवा के गवर्नर के अधीन भारत के पूरे क्षेत्र आते थे और फारस की खाड़ी वाले क्षेत्र को शामिल किया गया था। इन 2 क्षेत्रों को गोवा का गवर्नर देखा करता था। मोजाम्बिक के गवर्नर के अधीन अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों पर जो इन्होंने अधिकार किया था उसको रखा गया था। गोवा के अधीन भारत के सभी क्षेत्र प्लस फारस की खाड़ी के सभी क्षेत्र। मोजाम्बिक में भी एक गवर्नर की नियुक्ति की गई थी जिसके अधीन अफ्रीका के क्षेत्रों को रखा गया था। उसके बाद एक मलक्का में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों के व्यापार को देखा करता था। इस प्रकार संपूर्ण सामुद्रिक साम्राज्य को, जिसको एस्तादो द इंडिया कहा जाता था, उसको 3 गवर्नरों के अधीन लाया गया 1571 ईस्वी में। पहला गोवा के गवर्नर के अधीन भारत और फारस की खाड़ी के क्षेत्र, दूसरा मोजाम्बिक के अधीन अफ्रीका के तटीय भागों के क्षेत्र और उससे संबद्ध व्यापार, तीसरा मलक्का के गवर्नर के अधीन दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के व्यापार को रखा गया था। जहां भी इन्होंने अधिकार किया था वहां पर कुछ विशेषाधिकार इन्होंने अपने पास रखे थे, जैसे काली मिर्च और बारूद या कहें शोरा से बारूद बनाया जाता था। बारूद और शोरा का व्यापार पुर्तगालियों को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता था इन पूरे क्षेत्र में जहां भी इनका प्रभाव था। बारूद और काली मिर्च का व्यापार इन्होंने अपने हाथों में रखा था। दूसरी बात, उदाहरण के लिए समझिए, जैसे भारत है, भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह के मध्य होने वाले व्यापार पर इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया था। दूसरी बात, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह से यूरोप की ओर होने वाले व्यापार पर इनका नियंत्रण हो गया था। तीसरी बात, ये इन्होंने अपने आप को एक और विशेषाधिकार दिया था। तीसरा विशेषाधिकार, शक के आधार पर, संदेह के आधार पर यह किसी भी जहाज की तलाशी ले सकते थे। अर्थात यह इस आरोप को लगाकर कि निषिद्ध व्यापार किया जा रहा है, किसी भी जहाज की तलाशी लेने का अधिकार इन्होंने अपने आप को दिया हुआ था। ये हो गई विशेषाधिकारों की बात। अगली बात,
कि इनका प्रभाव समुद्र पर इतना प्रभावशाली ढंग से स्थापित हो गया था कि भारत हो, अफ्रीका हो या दक्षिण पूर्वी एशियाई का कोई द्वीप हो, बिना इनकी अनुमति के अपना जहाज समुद्र में नहीं उतार सकता था। यह हो गई चौथी बात। इसके लिए, इस व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए इन्होंने एक व्यवस्था का सूत्रपात किया जिसको कार्ज आर्मेडा काफिला व्यवस्था कहते हैं। कार्ज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। कार्ज आर्मेडा काफिला व्यवस्था समझने का प्रयास कीजिएगा। कार्ज कार्ज एक तरह की स्वीकृति पत्र हुआ करती थी। कार्ज, इसको अगर सामान्य वर्तमान भाषा में बात करें तो एक तरह का टोकन हुआ करता था जिसको व्यापारी पुर्तगाली गवर्नर को कुछ धन देते थे और उस धन के बदले यह टोकन उनको प्राप्त होता था और यही टोकन दिखाकर वो समुद्र में प्रवेश करते थे। कार्ज इसी को कहा गया। दूसरा शब्द आता है आर्मेडा। आर्मेडा यह पुर्तगाली सामुद्रिक शक्ति का प्रतीक था। पुर्तगाली सामुद्रिक शक्ति का यह प्रतीक था। आर्मेडा, ऐसा कहा जाता है कि कार्ज जिसको लिए बिना कोई भी भारतीय व्यापारी भारत में, अफ्रीका का व्यापारी अफ्रीका में और दक्षिण पूर्वी एशियाई के किसी क्षेत्र का व्यापारी वहां पर समुद्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। आर्मेडा, कार्ज आर्मेडा एक ही साथ आते हैं। आर्मेडा यह इंगित करता था कि इस कार्ज के साथ, इस टोकन के साथ पुर्तगाली सामुद्रिक शक्ति का समर्थन है और आप निश्चिंत होकर समुद्र में जाएं और व्यापार करें, कोई आपको नहीं टोकेगा। यह उनकी शक्ति का प्रदर्शन था, आर्मेडा शब्द। तीसरा शब्द आता है काफिला। काफिला, जब कोई व्यापारी कार्ज खरीद कर समुद्र में प्रवेश करता था, तब समुद्र में प्रवेश करता था तो कार्ज बहुत सारे व्यापारी खरीदा करते थे। उन सभी को एक साथ एक निर्धारित समय अवधि के बीच में एक साथ उनको समुद्र में उतारा जाता था और इनके आगे और इनके पीछे पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े चला करते थे। यही थी काफिला व्यवस्था। इस व्यवस्था के सूत्रपात करने का कारण था कि चूंकि ये कार्ज खरीद चुके थे, इनको पुर्तगाली शक्ति की स्वीकृति मिल चुकी थी। अब यदि कोई दूसरा लुटेरा अगर इन व्यापारियों को समुद्र के बीच में लूटता या लूटने की कोशिश करता तो इससे कहीं ना कहीं पुर्तगाली शक्ति के इमेज पर प्रभाव पड़ता, नंबर एक। दूसरी बात, जिस एकाधिकार को इन्होंने 1571 जाते जाते स्थापित किया था वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता। इसलिए
इनकी रक्षा आवश्यक था, इनकी रक्षा आवश्यक थी, इसलिए इन्होंने काफिला व्यवस्था की थी। ये इतनी प्रभावशाली नीति थी कि अकबर को भी कार्ज लेना पड़ता था समुद्र में प्रवेश, सूरत से मोरवा जहाज को भेजने के लिए। ये अलग बात है कि अकबर को यह कार्ज निःशुल्क दिया जाता था। अकबर, जिसको इतिहास में अकबर महान के नाम से जाना जाता है, वो भी उन्होंने भी इस व्यवस्था को स्वीकार किया था। उनको निःशुल्क कार्ज दिया जाता था। ये तो हो गई अकबर की बात। अब पुर्तगालियों की तरफ से सोचते हैं। अकबर सम्राट थे पूरे भारत के, लगभग भारत के। अब समुद्र में, अब नदी में रहकर मगर से बैर नहीं किया करते हैं, इसलिए उनको निःशुल्क कार्य दिया जाता था। क्योंकि अकबर के शासन काल में सूरत से मोरवा व्यापार अपनी चरम अवस्था पर था और उसमें समुद्री मार्ग का प्रयोग किया जाता था। लेकिन ये लोग तो निःशुल्क देते थे उनको, लेकिन कहीं न कहीं अकबर ने यह स्वीकार करके उनकी इस व्यवस्था को मौन स्वीकृति दे दी थी। मौन स्वीकृति, और प्रत्यक्ष रूप से इस व्यवस्था को उन्होंने कहीं न कहीं स्वीकार किया था। और यह कहीं न कहीं पुर्तगालियों की बहुत बड़ी सफलता थी। भले वो निःशुल्क हुआ करता था, लेकिन कहीं न कहीं पुर्तगाली व्यवस्था की यह बहुत बड़ी सफलता थी कि यहाँ के सम्राट ने अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यवस्था को स्वीकृत किया, स्वीकार भी किया और अनुमति भी दी। इस प्रकार 3 गवर्नरों की सहायता से इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया और कार्ज आर्मेडा काफिला व्यवस्था का प्रयोग करके उन्होंने उस व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश की, जिसकी वो चाह रखते थे, और इसमें वो सफल भी हुए। यही थी इनकी प्रशासनिक नीति और नियंत्रण की प्रणाली, जिन्होंने इनको बहुत मदद पहुंचाई इस व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, सामुद्रिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, सामुद्रिक व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए। इनको धक्का तब लगा जब 1595 के बाद डचों ने यहां पर व्यापार करने का निर्णय लिया। 1600 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने यहां व्यापार करने का निर्णय लिया। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, जिन पर हम लोग अगले वीडियो में प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।